नमस्कार छात्रों। आज का बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड में आज का जो टॉपिक है वो है राज्यपाल की स्थिति या भूमिका। राज्यपाल की स्थिति और भूमिका के संबंध में सामान्य तौर पर दो परस्पर दृष्टिकोण प्रचलित रहे हैं। पहला दृष्टिकोण है राज्यपाल को राज्य का केवल संवैधानिक अध्यक्ष माना गया। क्या माना गया? केवल संवैधानिक अध्यक्ष। लेकिन दूसरा इस बात पर बल देता है कि राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक अध्यक्ष की अपेक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो अब अपने को ये देखना है कि राज्यपाल की स्थिति सही रूप में समझने के लिए इन दोनों दृष्टिकोणों का अध्ययन करना आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन ये करेंगे राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में। पहला, राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में। संविधान द्वारा राज्यों में भी संघीय क्षेत्र के समान संसदीय शासन की व्यवस्था की गई है और संसदीय व्यवस्था में शासन की शक्तियां ऐसी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं जो व्यवस्थापिका के निम्न संबोधन के प्रति उत्तरदायी हों। अतः मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक प्रधान है। मंत्रिपरिषद क्या है? राज्य की वास्तविक प्रधान। और राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रधान। अब संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा संविधान या संविधान के अधीन राज्यपाल से यह उपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वयं सविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। अनुच्छेद कितना? 163(1). संविधान राज्यपाल को सविवेक की शक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता। केवल असम और नागालैंड के राज्यपाल को ही इस प्रकार के कुछ सविवेक की शक्ति प्राप्त है। अतः यह कहा जा सकता है कि साधारणतया राज्यपाल राज्य शासन का वैधानिक अध्यक्ष ही है और उसकी शक्तियां वास्तविक नहीं है। दूसरा, राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक। प्रथम दृष्टिकोण में राज्यपाल को केवल अपन ने क्या माना? संवैधानिक प्रधान माना। लेकिन यदि राज्यपाल की स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया जाए तो ये धारणा गलत है। राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष मात्र मानना भूल होगी। वास्तव में वह एक संवैधानिक अध्यक्ष तो है ही, इससे अधिक भी कुछ है। और इस दृष्टि से हमारे राज्यपाल पद का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है। पहला है संविधान निर्माता राज्यपाल को क्या भूमिका देना चाहते थे, और दूसरा है राज्यपाल पदधारी व्यक्ति के ने विविध परिस्थितियों में क्या भूमिका निभाई। तो संविधान सभा में वाद विवाद के अध्ययन से ये नितांत स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं की धारणा के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। राज्य शासन में उसकी शक्तियां वास्तविक न होते हुए भी राज्य शासन में उसका स्थान सबसे अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित होता है। यह दलगत राजनीति से ऊपर होने के कारण निष्पक्ष होता है और राज्य के वास्तविक शासक मंत्रीगण सदैव ही आवश्यकता के अनुसार उससे मंत्रणा प्राप्त कर सकते हैं। अपने निर्दलीय व्यक्तित्व के आधार पर राज्यपाल राज्य के शासन की ढुलमुल और अस्थायी राजनीति में स्थायित्व और स्थिरता लाने की स्थिति में होता है। यदि राज्यपाल प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला और कार्यशील व्यक्ति हो तो विरोधी पक्ष और मंत्रिमंडल के बीच अनेक मतभेदों को दूर कराने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो राज्य शासन को सुगम और सुचारू और कार्यकुशल बनाने में राज्यपाल का बहुत अधिक महत्व होता है। अब राज्यपाल की सविवेक शक्तियां क्या है? तो दुर्गादास बसु एवं MC शीतलवाड़ ने अपनी रचनाओं में राज्यपाल की कुछ सविवेक शक्तियां बताई हैं। वो इसलिए सबसे पहली है
मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल का पहला कार्य मुख्यमंत्री को नियुक्त करना है। यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, तो बहुमत वाले राजनीतिक दल ने अपना नेता चुन लिया है, तो राज्यपाल के लिए जरूरी हो जाता है कि वह उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करे। लेकिन यदि राज्य की विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं है या बहुमत वाले दल के नेता पद के लिए एक से अधिक दावेदार हैं, तो इस संबंध में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं राज्यपाल के द्वारा ही निर्णय किया जाएगा कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में स्थायी सरकार का गठन हो सकता है। व्यवहार के अंतर्गत भी ऐसी कुछ परिस्थितियां आई हैं जबकि राज्यपाल ने स्वविवेक से मुख्यमंत्रियों को नियुक्त किया है। जैसे 1952 में श्री राम गोपालाचार्य मद्रास राज्य विधानमंडल के सदस्य भी नहीं थे और न ही कांग्रेस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त था, लेकिन फिर भी राज्यपाल श्री प्रकाश ने टी प्रकाशम को बहुमत प्राप्त होने के दावे की अवहेलना करते हुए भी राम गोपालाचार्य को मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। इसी प्रकार फरवरी 1905 में गोवा के राज्यपाल जमीर के आचरण ने विवाद को जन्म दिया और 2005 में झारखंड के राज्यपाल सैयद सितबे रजी के आचरण से सर्वोच्च न्यायालय को राज्य के संवैधानिक विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य कर दिया। दूसरा है मंत्रिमंडल को भंग करना। दूसरा क्या है? मंत्रिमंडल को भंग करना। राज्यपाल को यह भी संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, संवैधानिक शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर राष्ट्रपति से सिफारिश करे और संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो राज्यपाल के द्वारा प्रमुखतया निम्न परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को अपदस्थ किया जा सकता है। वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? पहली है, यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने या विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार न हो, तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल धर्मवीर ने के द्वारा 1968 में अजय मुखर्जी मंत्रिमंडल को इसी के आधार पर पदच्युत किया गया था। दूसरी है इसमें, यदि किसी मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल उनको पद से हटा सकता है। तीसरी है, यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो या उनकी नीतियों से राज्य या देश को खतरा हो या उनके द्वारा केंद्र और राज्य के संघर्ष की स्थिति को जन्म दिया जा रहा हो, तब भी मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है। इसमें जनवरी 1976 में तमिलनाडु मंत्रिमंडल को इसी आधार पर पदच्युत किया गया था। और चौथी है, यदि स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी घोषित किया गया हो, तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। इन सब के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के चरण सिंह मंत्रिमंडल को तो 1970 में इस आधार पर पदच्युत कर दिया गया था कि शासन में भागीदारी बड़े दल सत्ता कांग्रेस ने उसे समर्थन देना बंद कर दिया है। तीसरी स्वविवेक की शक्ति है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। यदि राज्यपाल के अनुसार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए, तो संविधान के अनुच्छेद 174 में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिन पर तुरंत विचार किया जाना आवश्यक है, तो संविधान के अनुच्छेद 174 में के अंतर्गत वह विधानसभा के अधिवेशन को की कोई भी तिथि निश्चित कर सकता है। इस संबंध में वह मुख्यमंत्री से परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। संस्थानम और अन्य कुछ विद्वानों के द्वारा ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को मुख्यमंत्री के बहुमत में संदेह हो जाए तो वह मुख्यमंत्री से शीघ्र अधिवेशन बुलाने के लिए कहा जा सकता है और मुख्यमंत्री द्वारा उसके परामर्श को स्वीकार न किए जाने पर वह स्वयं अधिवेशन को बुला सकता है। चौथी, विधानसभा भंग करना।
उत्तरदायी शासन की धारणा के अनुसार सामान्यतः यह माना जाता है कि विधानसभा को भंग करने का कार्य राज्यपाल उसी समय करेगा जब मुख्यमंत्री उन्हें ऐसा करने के लिए परामर्श दें। लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है या मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना भी विधानसभा को भंग कर सकता है। ऐसे उदाहरण इस संबंध में राज्यपाल ने अपने विवेक की शक्तियों का जो प्रयोग किया हुआ है 1953 में ट्रावनकोर कोचीन में पराजित मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। 1984 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन द्वारा फारूक अब्दुल्ला मंत्रिमंडल की विधानसभा को भंग करने की सिफारिश को भी स्वीकार नहीं किया गया। पांचवी है मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देना। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। 1995 के जयललिता प्रकरण में स्पष्ट हो गया कि जब कोई पक्ष भ्रष्टाचार या किन्हीं अन्य आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगता है, तब इस संबंध में वह अपने ही विवेक के आधार पर निर्णय करेगा, अर्थात यह सविवेक के आधार पर मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकता है। वर्तमान समय में जब हर किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तब राज्यपाल की यह शक्ति व्यवहारिक राजनीति से बहुत अधिक महत्व प्राप्त कर लेती है। राज्यपाल द्वारा सविवेक के आधार पर किए गए इस कार्य को उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती अवश्य दी जा सकती है। नवंबर 2004 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 संसदीय पीठ ने अपने एक निर्णय में कहा कि राज्य का राज्यपाल अपने ही विवेक के आधार पर राज्य मंत्रिमंडल की सहायता और परामर्श के बिना किसी मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त भी राज्यपाल के द्वारा सविवेक से कुछ कार्य किए जा सकते हैं। वह मुख्यमंत्री से किसी विषय में सूचना मांग सकता है। मुख्यमंत्री से यह भी कह सकता है कि वह किसी ऐसे मामले को जिस पर किसी मंत्री ने अकेले निर्णय कर लिया हो, समस्त मंत्रिपरिषद के सामने रखे। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है या राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। 1957 में केरल के राज्यपाल द्वारा केरल शिक्षा विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था और इस संबंध में मुख्यमंत्री से कोई परामर्श नहीं दिया गया। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ ही वह केवल नाममात्र का अध्यक्ष नहीं है, वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है। अब है राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। पहली, वह राज्य का प्रधान और दूसरी, वह संघीय सरकार का अभिकर्ता या प्रतिनिधि है। संविधान निर्माता भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिसमें सहयोगी संघवाद, कौन सा सहयोगी संघवाद की धारणा के आधार पर केंद्र और राज्यों में सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हो सके और प्रशासनिक एकरूपता तथा राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उसके द्वारा राज्यपाल के पद की व्यवस्था इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक साधन के रूप में की गई थी। राज्यपाल की नियुक्ति में जिस पद्धति को अपनाया गया वह भी ये बात स्पष्ट करती है कि राज्यपाल को राज्य के में केंद्र शासन के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को जो कार्य वो है, पहला कार्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है। अनुच्छेद 256, 257 में कहा गया है कि इस दृष्टि से केंद्रीय सरकार राज्यों की कार्यपालिकाओं को अपने आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व के सड़कों, संचार साधनों की रक्षा का भार सौंपा जा सकता है। और अनुच्छेद 258 के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्य भी राज्य सरकार को हस्तांतरित
कर सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रकार के निर्देश आदेश राज्यपाल के माध्यम से ही दिए जाते हैं और राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि वह ये देखे कि राज्य सरकार इन निर्देश या आदेशों का पालन कर रही है अथवा नहीं कर रही है। यदि राज्य का मंत्रिमंडल राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशों के विरुद्ध कार्य करने की सलाह देता है तो वह इस प्रकार की सलाह को अस्वीकार कर सकता है। राज्य सरकार को राष्ट्रपति के निर्देश मानने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करती तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को चेतावनी दे सकता है और इसे संविधान के विरुद्ध कार्य मानकर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट दे सकता है। जब कभी केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्र हित के से महत्वपूर्ण किसी कार्य को अपनाया जाता है तो राज्यपाल पर यह भार आ जाता है कि वह देखे कि राज्य सरकार इस कार्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। दूसरा है केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण कार्य राज्य के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, जिसमें उनके द्वारा अपनी ओर से सुझाव भी दिए जाते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करते समय संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है और इस दृष्टि से उनका सबसे प्रमुख कार्य ये देखना है कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य कर रही है नहीं कर रही। यदि राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा तो राज्यपाल इस संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे सकता है और इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तीसरा है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के लिए जैसे संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने से संबंधित विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। राज्यपाल इस संबंध में स्वविवेक से ही कार्य करता है। और चौथा है अनुच्छेद 213 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, किंतु उसे कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इन सब के अतिरिक्त भी राज्यपाल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यह देखता है कि वह राज्य सरकार संकीर्ण प्रांतीयतावाद को न अपनाकर समस्त संघ के हितों को ध्यान में रखे। 19 और 20 मार्च 1976 में राज्यपाल सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि संकीर्ण प्रांतीयतावाद पर विजय प्राप्त करने में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है और संविधान निर्माताओं के द्वारा तो सामान्यतः यह सोचा गया था कि राज्यपाल की प्रथम भूमिका राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में और द्वितीय भूमिका केंद्र शासन के प्रतिनिधि के रूप में होगी, लेकिन व्यवहार में के अंतर्गत अनेक बार राज्यपाल को यह द्वितीय भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसी विशेष रूप से उस समय होता है जब केंद्र में एक राजनीतिक दल की सरकार हो और राज्य में किसी एक विरोधी राजनीतिक दल की या कुछ विरोधी दलों की मिलीजुली सरकार हो। व्यवहार के अंतर्गत जब कभी राज्यपाल की इन भूमिकाओं में परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई है तब राज्यपाल ने केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका को ही अधिक महत्व दिया है। तो ये थी राज्यपाल की केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। धन्यवाद।